एजुसेट प्रसारण की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज पढ़ेंगे हम कक्षा 7 का लेसन नंबर 10 जीवों में श्वसन भाग 1। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात जो हम सीख पाएंगे वह है श्वसन क्या है, सभी सजीव श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है तथा सजीव श्वसन कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 10 जीवों में श्वसन। आइए सबसे पहले एक क्रियाकलाप करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने नाक के दोनों नथनों को बंद कीजिए। आप क्या महसूस करते हैं? आप दम घुटते हुए महसूस कर रहे होंगे। इसका कारण यह है कि आप लगातार से नाक के द्वारा सांस अर्थात ऑक्सीजन गैस अंदर भर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। परंतु जब नाक बंद हो जाती है तो आप सांस नहीं ले पाते। इसका अर्थ यह है कि आप ऑक्सीजन गैस को अंदर नहीं ले पाते और न ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल पाते हैं। यही सांस लेना, यही श्वसन है। तो आइए समझते हैं कि श्वसन क्यों और कैसे होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम श्वसन क्यों करते हैं और इसका उत्तर है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। बच्चों, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति भोजन के द्वारा होती है। भोजन से हमें किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है, आइए अब सबसे पहले ये समझने का प्रयत्न करते हैं। सभी सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। जिस प्रकार कोई इमारत ईंटों से निर्मित होती है, उसी प्रकार किसी भी सजीव का शरीर इन ईंट रूपी इकाइयों से निर्मित होता है और इन्हें कहा जाता है कोशिका। जब भी किसी सजीव का या हमारा शरीर कोई कार्य करता है, जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, खाना पीना, यहाँ तक कि सोना, और शरीर के अंदर के हृदय, फेफड़े, उत्सर्जन अंग, हमारा मस्तिष्क, कोई भी जो कार्य होता है वह कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है और किसी भी कार्य को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को कार्य करने के लिए ये जो ऊर्जा है ये कहाँ से प्राप्त होती है? यह उसके अंदर संचित भोजन जो ग्लूकोज के रूप में होता है उसके विखंडन के द्वारा प्राप्त होती है और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्लूकोज के विखंडन के लिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे भोजन का ऑक्सीकरण कहते हैं। और इस ऑक्सीजन की पूर्ति जो हमारी ये ऊर्जा मुक्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उस ऑक्सीजन की पूर्ति श्वसन के द्वारा की जाती है। तो आइए ये समझते हैं कि कोशिका के पास ऑक्सीजन किस प्रकार से पहुंचती है। नाक के द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश करती है हमारे फेफड़ों के अंदर और फेफड़ों से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाई जाती है। प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचने के पश्चात यहाँ भोजन का
विखंडन होता है। कोशिका के अंदर भोजन का विखंडन अर्थात ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे होता है? क्या क्या मुक्त होता है? ऊर्जा, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार के श्वसन को जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और उत्पन्न करता है ऊर्जा, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वायवीय श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, यह दोबारा रक्त से हमारे फेफड़ों में पहुंचाई जाती है और फेफड़ों से दोबारा नासा गुहा के द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। तो ये था हमारा वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एक दूसरे प्रकार का श्वसन भी होता है जो कि अवायवीय बैक्टीरिया या जीवाणु कहिए और यीस्ट जैसे सजीवों में देखने में पाया जाता है, जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो यहाँ जो उत्पाद बनते हैं वह बनता है अल्कोहल, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार के श्वसन को कहा जाता है अवायवीय श्वसन। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जब कभी बहुत देर तक कोई हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे देर तक कूदना या देर तक दौड़ना या देर तक साइकिल चलाना, तो आपकी जिन मांसपेशियों से यह व्यायाम या यह एक्सरसाइज आप करते हैं, यह कार्य करते हैं, उनमें ऐंठन होने लगती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये ऐंठन किस कारण से होती है? आइए इसका कारण हम जानते हैं। बच्चों, जब भी आप बहुत देर तक कोई भी कार्य करते हैं तो कोशिका को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता का अर्थ है अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता, क्योंकि ऑक्सीजन ही जो ग्लूकोज है उसका विखंडन करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। अतः अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो सीमित मात्रा में होती है, जिसके कारण वहां भोजन के विखंडन के समय ऑक्सीजन की कमी होती है और जो उत्पाद बनते हैं वो बनते हैं लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। यह लैक्टिक अम्ल आपकी उन मांसपेशियों में जो आपने उस कार्य को करते समय उपयोग में लाई थी उनके अंदर जमा हो जाता है और आपको ऐंठन और दर्द महसूस होती है। उसके पश्चात जब आप उन्हें गर्म पानी से सेक लेते हैं या मालिश कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। उस समय यह लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और उस समय आपको दर्द से राहत महसूस होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। आइए अब समझते हैं श्वसन दर क्या है। पहले क्रियाकलाप में हमने देखा कि हम
सांस लिए बिना अधिक देर तक नहीं रह सकते, अर्थात ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। और जब हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेते हैं तो यह अंतः श्वसन कहलाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यह प्रक्रिया सजीव में निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अर्थात एक सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। कोई व्यस्त व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। लेकिन जब भी हम कोई अधिक ऊर्जा वाला काम करते हैं या व्यायाम करते हैं तो श्वसन दर बढ़कर 25 तक प्रति मिनट हो सकती है। उस अवस्था में हम तेजी से और अधिक गहरी सांस लेते हैं। इससे हम अधिक ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं। अधिक ऑक्सीजन पहुंचने पर हमारे भोजन अर्थात ग्लूकोज का विखंडन तीव्र दर से होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अच्छा बच्चों, अब मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि खेल कर आने के बाद आपको भूख क्यों अधिक लगती है? और दूसरा, क्या जम्हाई लेना भी श्वसन से संबंधित है? आपकी विज्ञान की पुस्तक के पेज नंबर 117 पर बनी सारणी 10.1 को अपनी सहेली अथवा मित्रों के साथ मिलकर पूरा करें। आपको श्वसन प्रक्रिया और भी अच्छे से समझ आएगी। साथ ही आप इस क्रियाकलाप को एंजॉय भी करेंगे। चलिए अब समझते हैं हम श्वसन कैसे करते हैं। हम अपने नथुनों से या नासा द्वार कहिए वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों अर्थात फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम या मध्य पट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है, जिससे वायु फेफड़ों या फुफ्फुस में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से इन्हें महसूस करने का प्रयत्न करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और किसी मापन फीते से वक्ष का आमाप लीजिए। इस माप को आपकी विज्ञान पुस्तिका के पेज नंबर 119 पर बनी सारणी 10.2 में अंतः श्वसन के समय वक्ष का आमाप के नीचे लिखिए। इसी प्रकार उच्च श्वसन के समय अपनी वक्ष का आमाप नोट कीजिए
और इसे उच्छ्वसन के समय के नीचे लिखिए। इसी प्रकार अन्य सहपाठियों के साथ इसे पूरा कीजिए और अंतःश्वसन तथा उच्छ्वसन के समय जो वक्ष के आमाप में अंतर आया है उसे नोट कीजिए। आइए श्वसन की इस गतिविधि को एक मॉडल की सहायता से समझने का पुनः प्रयत्न करते हैं। 2 प्लास्टिक की स्ट्रॉ लीजिए और उन्हें वाई के आकार में जोड़िए। अब 2 गुब्बारे लीजिए और इन्हें स्ट्रॉ के 2 सिरों पर टेप की सहायता से चिपका दीजिए। अब एक चौड़ी तली वाली बोतल लीजिए और उसका निचला भाग काट दीजिए। बोतल के ढक्कन में एक छिद्र बनाइए और उसमें स्ट्रॉ के पिछले भाग को घुसा दीजिए और अच्छे से कस दीजिए। अब ढक्कन को बोतल पर लगा दीजिए। एक अन्य गुब्बारा लेकर उसे बोतल के कटे हुए पेंदे पर अच्छे से कस दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और अब गुब्बारों को देखिए। गुब्बारे फूल जाते हैं। इसी प्रकार हमारा डायाफ्राम खींचने पर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े हवा से भर जाते हैं। अब रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और दोबारा गुब्बारों की तरफ देखिए। गुब्बारे पिचक जाते हैं। जैसे ही डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और वायु बाहर की तरफ धकेल दी जाती है। इस प्रकार आप श्वसन की क्रियाविधि को अच्छे से समझ चुके होंगे। श्वसन की क्रियाविधि को समझने के पश्चात आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं और इसके लिए हम एक क्रियाकलाप की सहायता लेंगे। एक पतली साफ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली आपके पास न हो तो कांच या प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताजा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ या नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। चूने के पानी को ध्यान से देखिए, इसका रंग सफेद हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी फूंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद थी और चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि सफेद रंग का होता है। अतः चूने का पानी दूधिया रंग का हो गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वासित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के संपूर्ण मिश्रण को भी उच्छ्वासित करते हैं? क्योंकि वायु गैसों का मिश्रण है, इसका अर्थ यह है कि जब हम अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं तो वायु में उपस्थित सभी गैसों को अंतःश्वसन में अपने भीतर लेते हैं। परंतु हमारे फेफड़ों की संरचना ऐसी है कि केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही अंदर व बाहर प्रवेश कर सकती हैं। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड में भी अंतःश्वसन व उच्छ्वसन की प्रतिशतता में अंतर होता है। जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है,
अंतःश्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन, जबकि उच्छ्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन होती है। इसी प्रकार अंतःश्वसित वायु में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और उच्छ्वसित वायु में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप श्वसन से संबंधित सभी तथ्यों को भली भांति समझ चुके होंगे। अगली वीडियो में हम अन्य जंतुओं में श्वसन के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे।